नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार अग्रवाल। जैसा मेरा आपके साथ वादा है, इस देश की उन शख्सियतों को आगे लाना जो इस देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं श्रीमान नीरज गर्ग जी। नीरज गर्ग जी पहचान क्या है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा और उनके मुख से भी आपको सुनवाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, नीरज गर्ग जी वैश्य समाज के नाम से वैश्य समाज के लिए इस देश में एक अलग, एक चिंगारी, एक चिंतन की आवाज़ उठा रहे हैं। उनसे बात करते हैं, क्या कहना है उनका। नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं नीरज जी आप? बहुत बढ़िया, बताइए। नीरज जी, सबसे पहले हमें आप ये बताइए, वैश्य समाज का जो आपने बीड़ा उठाया हुआ है एक करने का, उस पर आप क्या काम कर रहे हैं? उसके ऊपर काम करने से पहले मैं एक बताना चाहूँगा कि मैं वैश्य समाज पे काम क्यों कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है कि इस वैश्य समाज को सोने की चिड़िया कैसे बनाया जाए। हमारा जो देश है, जिसे हम भारत कहते हैं, वो सोने की चिड़िया तब था जब हमारे विक्रमादित्य जी थे। इस देश के अंदर गुप्त वंश था। तो जो मादा हम लोगों के अंदर है, जो अग्रवालों के अंदर, वैश्य समाज के जो घटकों के अंदर जो है, वो दूसरे समाजों के अंदर मुझे थोड़ा कम नज़र आता है। हमारे समाज के लोगों को राजनीति में आना चाहिए। इसके लिए प्रेरित करने के लिए मैंने इस वैश्य समाज को आगे लेके आ रहा हूँ। उसके लिए मैंने वैश्य एकता ऐप, एक कम्युनिटी ऐप बनाया है, जिसके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि जितनी भी संस्थाएं हैं वो इस 21वीं सदी में हाईटेक पे काम करें। जैसे आपने मेरे को बताया अभी कि आप वैश्य एकता एक ऐप बनाया है। वैसे तो हम मानते हैं ये जो वैश्य समाज है, आज़ादी से पहले आदि अनादि महाराजा अग्रसेन का नाम आपने जरूर सुना होगा। और महाराजा अग्रसेन वो नाम है जिन्होंने महाराज भगवान इंद्र से एक युद्ध किया था और उसमें भी इंद्र को पराजय मिली थी और उसमें विजय मिली थी महाराजा अग्रसेन जी को। उस समाज के, उस उनके वंशज हैं आप। और आज एक समाज में एक नई दुहाई दे रहे हैं इस बात के लिए कि हमारी जो एकता है वो कहीं ना कहीं नगण्य है या छुपी हुई है, या ये कहना चाहिए कि इस देश के अंदर, इस देश की सरकार इस समाज के लिए जागरूक नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक एकता की बात है, उससे मैं सहमत नहीं हूँ। वैश्य समाज के अंदर बहुत एकता है। ये एक नारा बना दिया गया है कि वैश्य समाज एक नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको आंकड़ों के हिसाब से बताऊँ, जितनी संस्थाएं आज हिंदुस्तान में रजिस्टर्ड है, वैश्य समाज की किसी और समाज की नहीं है। और सभी संस्थाओं में जो, अगर मैं पदाधिकारियों की बात छोड़ दूँ, जनता अलग अलग है। अगर हम सब पूरी जनता को जोड़ लें तो करोड़ों में बैठती है। अग्रसेन जी के, अभी आपने नाम अग्रसेन जी का नाम लिया, अभी उनकी जयंती होके गई है, उसमें इतनी सारी हमारी शोभा यात्राएं निकलती हैं, तो सब वैश्य ही हैं, सब वैश्य एक हैं, कोई मतभेद नहीं है। ये सिर्फ संविधान की वजह से किसी को उच्च कोटि का, किसी को निम्न कोटि का, और जैन समाज को एक अल्पसंख्यक बना के अलग कर दिया गया है। लेकिन मेरे हिसाब से एकता की कहीं भी कमी नहीं है। ये सिर्फ हमें वोट टिकट ना मिले, राजनीतिक एक भागीदारी से दूर रखने का एक माध्यम के तौर पे देखा जा रहा है। अन्यथा मुझे तो लगता नहीं किसी भी रूप से कि वैश्य समाज एक नहीं है। इसलिए मैंने अपनी ऐप का नाम भी एक ही यही दिया है, वैश्य एकता। एकता ऐप। लेकिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो साफ साफ कहते हैं, बोलिए। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर आपकी बात को हम मान लें इस तरह से कि वैश्य इस देश के अंदर सबसे अधिक हैं और वैश्य ने ही सबसे ज़्यादा त्याग इस देश को किया है। और आप सब जानते होंगे, ये बात कोई आपसे छुपी हुई नहीं है, कि पुराने और आदि अनादि के टाइम में भी हमें वैश्यों के नाम पे, यानी कि बनियाओं के नाम पे, यानी अग्रवाल के नाम पे धर्मशाला, कुआं, मंदिर आज भी देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा कोई योगदान किया है तो वैश्य समाज ने किया है। लेकिन सबसे बड़ा शोषण भी आपके हिसाब से माना जाता है कि वैश्य समाज का ही किया जा रहा है। आज ये मतलब शोषण भी किसका कर रहे हैं? जो हम वैश्य समाज जो है वो विष्णु जी के कहीं ना कहीं वंशज कहलाते हैं, कि जिनको हमें दिया गया कि जिसे सभी लोगों का पेट का पालन करना है। पेट जो है कि उनके चीज़ों को उपलब्ध कराना, पेट भरण का काम हमें दिया गया। इसलिए हमारे पूर्वजों ने जितनी धर्मशालाएं लगा लीजिए, अस्पताल लगाइए, स्कूल लगा लीजिए, सब हमारे पूर्वजों की ही देन है। इसका मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता कि दूसरे समाज के लोग उतने इफ़िशिएंट नहीं है, लेकिन ये जो आरक्षण चल रहा है इससे उनको और ज़्यादा इनइफिशिएंट बना दिया गया है। अगर गवर्नमेंट, अगर आप सरकार की बात ही कर रहे हैं, तो यही आंकड़े आते हैं, कोरोना काल के बाद हमारे 80 करोड़ परिवार, या 80 करोड़ परिवार तो 80 करोड़ लोगों को फूड घरों में फ्री में दिया जा रहा है। इसका मतलब 150 में से 80 करोड़ जिन लोगों को सरकार हेल्प कर रही है, इसका मतलब इनइफिशिएंट है, अयोग्य है, तभी तो हम उनकी मदद कर रहे हैं। हम वैश्य समाज चाहते हैं कि सब लोग अपने पैरों पे खड़े हों। हमारा ये उद्देश्य नहीं कि हम कोई ज़्यादा उनसे ज़्यादा बुद्धिजीवी हैं, यानी सब समाजों के अंदर सब इफिशिएंट होते हैं। लेकिन क्या हार्नेस की बात होती है। अगर आप किसी को बिना कुछ एफर्ट्स के कुछ देते रहोगे तो
इनएफिशिएंट बन जाएगा। किसी वक्त में सांप के पैर हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने जब से बिल में रहना शुरू किया तो उन्होंने अपने पैरों का उपयोग बंद कर दिया, वो खिसक खिसक के करने लग गए, धीरे धीरे वो पैर खत्म ही हो गए। तो वही वाली बात है कि ये दूसरे समाज के जितने भी लोग हैं, ऐसा नहीं कोई वैश्य समाज के भी कई ऐसे लोग होंगे जिनको ये आदत पड़ जाएगी, वो भी इनएफिशिएंट हो जाएंगे। ये मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि एक अच्छे भले इंसान को कुछ निःशुल्क चीज़ दे दी जाए तो हम उसे नपुंसक बना रहे हैं, इनएफिशिएंट बना रहे हैं। मतलब वो उपयोग, वो समाज में कोई योगदान नहीं दे पाएगा, इवन वो भी नहीं दे पाएगा, उनके आने वाली पीढ़ियां भी। लेकिन मैं गर्ग साहब आपको रोकना चाहूँगा, हमें वोट किससे मिलते हैं? मध्यम से, निम्न से, या अपर किसके माध्यम से हमारी सरकारें बन अगर जाती आप हैं? राजनीति की वोट की बात करें तो वोट के अंदर तो वो जिसको मुफ्त का सामान दिया जाता है वो एक पॉलिटिकल मुद्दा बना के उनको आकर्षित करने का एक माध्यम बना दिया गया है। लेकिन मैं देश हित के ऊपर काम करना चाहता हूँ। मैंने आपको शुरू में ही बताया, मैं इस देश के अंदर स्वर्णिम युग लाना चाहता हूँ। स्वर्णिम, आज आप देख लें ना, इसराइल के अंदर 1.5 करोड़ लोग हैं, 1.5 करोड़ लोग पूरे विश्व के अंदर हैं, जबकि इसराइल के अंदर 80 लाख लोग हैं और 40 से 50 लाख लोग अमेरिका में हैं और 10 लाख रशिया में, ऐसे जो 1.5 करोड़ लोग हैं। लेकिन आपको यह मालूम है कि इसराइल की जो जीडीपी है वो कितनी और हिंदुस्तान की कितनी है? इसराइल की जीडीपी 500 बिलियन है और इंडिया की 3.5 ट्रिलियन है। इसका मतलब हम उनसे 7 गुना बड़े हैं। उनकी पॉपुलेशन 1 करोड़ 10 लाख के आसपास है। दिल्ली के बराबर, मात्र दिल्ली के बराबर। दिल्ली से आधी, दिल्ली से भी आधी, बताइए, बोलिए। 1 करोड़ 10 लाख है और हमारी 150 करोड़ है, यानी वो हमसे 140 करोड़, 140 150 करोड़ जो भी आप लगा लीजिए, हमसे कम से कम 140 से 150 गुना ज़्यादा है। लेकिन हम जीडीपी में 7 गुना है। और आपको हैरानी होगी कि जो उनका जो वहाँ के जो अमीरों की लिस्ट है, जो जिसको आप फोर्ब्स लिस्ट भी कहते हैं, जो सबसे अमीर लोग होते हैं, उनकी लिस्ट में कौन कौन आता है? आपने गूगल का नाम सुना होगा। गूगल के जो फाउंडर्स हैं वो कौन है? वो ज्यूइश है। ज्यूश जो इजरायली होते हैं, वो ज्यूश धर्म को मानते हैं। जो ब्लूमबर्ग है, जो इतना बड़ा न्यूज़ चैनल चलाता है, उसके मालिक कौन है? वो ज्यूश है। जिसका आप कंप्यूटर यूज़ करते हो, डेल और कॉम्पैक, वो कौन है? वो ज्यूश है। फेसबुक जिसका आप उपयोग कर रहे हो, वो ज्यूश है। आज अमेरिका की इकोनॉमी के अंदर जो टॉप 10 सबसे अमीर आदमी हो, सब ज्यूश हैं। तो अमेरिका जो बना, तो वो अमेरिकन हैं या ज्यूश हैं? आपको समझना पड़ेगा। इसी तरह बात में ये इंटरव्यू में आपको पहले क्लियर करना चाह रहा हूँ, मैं कोई जातिवाद नहीं कर रहा हूँ, मैं देश हित की बात कर रहा हूँ। अग्रवाद और वैश्य समाज के अंदर इफिशिएंट लोग हैं। आज आपको ही मालूम है कि देश के अंदर जितना टैक्स जाता है उसका 24% हमारा योगदान है। जितने स्टार्टअप्स हैं वो अग्रवाल्स हैं। इसको हम, अब आप इसे जातिवाद बोलिए, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अग्रवाद और वैश्य समाज दोनों एक दूसरे के अभिप्राय हैं। मुझे बार बार अग्रवाल समाज इसलिए यूज़ करना पड़ता है, कई लोगों को वैश्य समाज के बारे में पता नहीं है, इसलिए मैं बार बार अग्रवाल समाज के ऊपर ज़्यादा प्रेशर बना रहा हूँ कि अग्रवाल, क्योंकि लोग अग्रवाल के नाम से ज़्यादा जानते हैं, वरना हमारे में कानू समाज, हलवाई समाज, वैश्य वार्षिक समाज, महाराणा वैसे हमें ये मालूम है कि 356 घटक है जो वैश्य समाज से हैं, लेकिन अग्रवाल समाज से हैं। अग्रवाल थोड़ा ज़्यादा फेमस है, इसलिए हम उनका जिक्र करना पड़े ताकि जो भी देखने वाले हैं उस चीज़ को समझ पाए कि हम किस विषय पे बात कर रहे हैं। तो अब हमारे मोदी जी हैं, वो बात करते हैं कि पकोड़ा बेचा जाए, इससे एफिशिएंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। हम भी उसी चीज़ की बात करते हैं। जब हम अग्रवाद को प्रमोट किया जाएगा, जब हमारे वैश्य समाज को प्रमोट किया जाएगा, तो देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप ही खत्म हो जाएगा। लेकिन राजनीति से दूर रख के, राजनीति से दूर करके इनएफिशिएंट लोग अगर सत्ता में आएंगे तो वो क्या कानून बनाएंगे? कानून बनाना, फॉरेन अफेयर्स को देखना, उनसे डील करना, आज इतना पेचीदा मैटर इजराइल और फिलिस्तीन के ऊपर चलना है, क्या डिसीजन लेना है, तो ये डिसीजन कौन लेगा? जितने हॉस्पिटल्स बन रहे हैं तो उसके अंदर डॉक्टर्स कौन है? अगर आप एक आरक्षण वाले को भेजेंगे या नॉन आरक्षण वाले को भेजेंगे, उसके अंदर ये मैटर नहीं करता ना कि अब आरक्षण है तो आप इनएफिशिएंट बंदे को भेज दीजिए। अब मैं तो आपका कहता हूँ, जैसे रेलवे की नौकरियां हैं, रेलवे की नौकरी के अंदर मैं कह रहा हूँ आप 100% रिजर्वेशन लगा दिए, क्या दिक्कत है?
अगर टीटी की जॉब है, उसके अंदर कोई बहुत बड़ा काम नहीं है कि कोई किसी की सर्जरी नहीं करनी है, आप वहाँ पे मेरे ख्याल से आप 50% भी आरक्षण लाएंगे तो किसी भी, मेरे ख्याल से किसी भी जात वालों को इसके ऊपर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसे हमें चिन्हित करने पड़ेंगे। अगर हम दूसरे समाज वालों को बढ़ाना भी है तो उनको ऐसी चीज़ों पर लेकर आए धीरे धीरे, जिससे दूसरे समाज या देश की तरक्की के अंदर रुकावटें ना आए। आज हमारा, अगर हम बात कर रहे हैं कि 1.5 करोड़ लोग हैं इजराइल वाले और उनका जीडीपी 500 बिलियन है। अगर हम अग्रवाल की जगह, सिर्फ मैं वैश्य समाज के, सिर्फ अग्रवाल घटक की बात करूंगा, वैश्य समाज इस देश के अंदर 20 से 22 करोड़ लोग हैं, और अग्रवाल की संख्या की बात करूं तो कम से कम 5-6 करोड़ लोग हैं। और क्योंकि जैन समाज के 85% लोग अग्रवाल ही होते हैं, अगर मैं जैन समाज को भी अपने साथ जोड़ लूं, हम कम से कम 7 करोड़ लोग हैं। लेकिन जैन समाज को तो हमारे मनमोहन सिंह जी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उसको अल्पसंख्यक बना रखा है। सब ये राजनीति है, ये सिर्फ राजनीति का पार्ट है। अब कोई भी पंथ है, कल आसाराम जी थे, अब ऐसे कोई और भी बहुत सारे संत हैं, ये पंथ चलाना शुरू कर दें तो ये तो सब अल्पसंख्यक, हिंदू तो अपने भी, सनातन तो अपने भी खत्म हो जाएगा। सनातन को धर्म को मानने वाले कुछ आर्य समाज के लोग भी मानते हैं, तो कल आर्य समाज के नाम से भी एक अल्पसंख्यक बन जाएगा। ये तो बांटने वाली बात तो मैं जो बात कर रहा हूँ अल्पसंख्यक की, जो जैन समाज को बनाया था, जबकि जैन समाज ने कभी ये नहीं कहा कि हमें अल्पसंख्यक बना दिया जाए, हमें घोषित कर दिया जाए। हम जितनी भी संस्थाएं बन रही हैं उसके अंदर हमारे साथ जैन सब लोग होते हैं। वो सिर्फ एक अल्पसंख्यक बना के आप उसको डीएनए के अंदर वैश्य थोड़ा चेंज कर देंगे, वो रहेगा तो वैश्य ही। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि वैश्य तो वैश्य रहेगा, चाहे आप उसको निम्न बना दो, उसे उच्च कोटि का बना दो, उसे पिछड़ा बना दो, तो उसका क्या डीएनए चेंज हो जाएगा क्या? चलिए अगली बात करते हैं। आपने बहुत अच्छी बात बताई। आपने जो वैश्य एकता ऐप जो बनाया है, वो उसका उद्देश्य क्या है, उसमें आप कैसे सफलता प्राप्त करेंगे? क्योंकि आपका ही समाज और आपके समाज का ही सबसे ज़्यादा शोषण इस देश में हो रहा है। पहली बात तो हमारे लोगों को भी इतना ही नहीं पता, उनका शोषण हो रहा है। जबकि उनका शोषण हो रहा है राजनीति में, आज वो बिल्कुल ही 4% पे आगे ठहर गए। मैं फिर उससे आपको रोकना चाहूँगा। हमारे समाज यानी वैश्य समाज यानी कि अग्रवाल समाज माला देता है, मंच देता है, लेकिन न उसको मंच पर स्थान मिलता है और न माला पहनने को मिलती है। वो माला भी औरों को पहनाता है, मंच भी औरों के लिए सजाता है। तो ये शोषण एक तरह का शोषण है बहुत बड़ा। ये एक तरह का ऐसा शोषण है जो वो महसूस नहीं कर पा रहे। ये किस तरह का शोषण है जिसको महसूस नहीं कर पा रहे कि वो अपने हाथ में पूरी थाली सजा के दूसरे को दे रहे हैं, लेकिन वो खुशी खुशी दे रहे हैं। और उनको जो इसका हाशिए पे जो वो धीरे, लेकिन इसका जो नुकसान हो रहा है वो एक नॉर्मल उनके खुद के परिवार वालों को भी हो रहा है, लेकिन उनको वो तब समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो लॉन्ग टर्म में जो समझ में आती हैं। जैसे 1990 में जैसे आरक्षण आया, एकदम आरक्षण को बढ़ा दिया गया, उसके बाद आप देखिए आज व्यापार किन लोगों के हाथ में जाता जा रहा है, इनएफिशिएंट लोगों के हाथ में जा रहा है। अगर आप इसके बहुत, मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, मुझे फाइनेंशियल्स की बहुत ज़्यादा नॉलेज है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन बहुत कुछ समझ में आता है। आज इतने बैंक लोन जो बढ़ जाते हैं, फिर उनको एनपीए बोल दिया जाता है। कौन चला रहे हैं? वो इनएफिशिएंट लोग चला रहे हैं। जब उनको व्यापार चलाना आता ही नहीं है, और इनएफिशिएंट लोग जाके व्यापार चलाएंगे, फिर वो लोन लेंगे, फिर वो भाग जाएंगे देश छोड़ के। तो ऐसे लोग इनएफिशिएंट है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में जाने। तो आज हमारे समाज के साथ वही हो रहा है कि ना हमारे पास व्यापार रहा है, ना हमारे पास नौकरियां हैं, ना हमारे बच्चे अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ने जा सकते। जो ब्रेन ड्रेन जिसकी हम बात कर रहे हैं कि इसरो के अंदर लोग साइंटिस्ट ना होकर वो दूसरे देशों में जाके नासा को सर्व कर रहे हैं, वो क्या करें? मैं तो गलत नहीं मानता। अगर हमारे अंदर तो एनर्जी है। आपका कहने का मतलब ये हुआ कि जितने उपयुक्त यहाँ के इंसान हैं या लोग हैं या व्यक्ति हैं, उनको जो सही स्थान विदेश में मिल रहा है, हमारे देश में नहीं मिल रहा। मैं तो ये मानता हूँ। तो ये दुर्गति का जिम्मेवार कौन है? हमारी राजनीति। हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी की जो परिभाषा है वो मेरे हिसाब से गलत है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है इफिशिएंट लोगों को चुन के भेजना, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे आप अपने लोगों को ऊपर की तरफ भेज रहे हैं, जो जाके वहाँ विधायक बन जाएंगे तो वहाँ पे एक कानून पास करेंगे, अगर सांसद बन जाएंगे तो नेशनल लेवल का एक कानून पास करेंगे। लेकिन कानून पास करना, उसके अंदर लिखा क्या है, उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, वो उनको नॉलेज नहीं है। लेकिन व्यापारी, हमें पता होता है कि कौन सा व्यापार कैसे करना है, किस स्ट्रेटजी से करना है। उसी तरह कानून भी कैसे इंप्लीमेंट करेंगे और कितने लॉन्ग टर्म में उसके अंदर कितने चेंजेस आएंगे, वो सब कुछ देखना पड़ता है। मित्रों, विषय बहुत बड़ा है, लेकिन हम सिर्फ आज नीरज जी के पास बैठे हुए थे वैश्य एकता ऐप को लेकर के। हम उस पर संक्षिप्त में बात करना चाहेंगे। उसके ऐप के माध्यम से हमें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वैश्य एकता ऐप का निर्माण इसलिए किया गया है ताकि हम जितने भी वैश्य समाज के 356 वर्ग हैं,
चाहे अग्रवाल हों, ओसवाल हों, जैन हो, भामाशाह हों, वो सब अपने इतिहास को जान पाएँ और एक अपने कम्युनिटी ऐप पे आकर अपनी बात खुल के समाज के सामने रख पाएँ। हमारे समाज के लोग इतना प्रोग्राम करते हैं लेकिन अपनी पोस्ट व्हाट्सएप पे डालते हैं, वो कुछ टाइम बाद डिलीट हो जाती हैं। लेकिन अगर वही पोस्ट अगर आप फेसबुक पे डालते हैं या हमारे ऐप पे डालते हैं तो आप सालों साल तक जिंदा रहती है और उसको आप कभी भी देख सकते हो, दोबारा से दिखा सकते हो। अगर हमने अपने समाज को जागृत रखना है और उसको कल्चरल नॉलेज, सांस्कृतिक नॉलेज देनी है तो हमारे ऐप का यूज़ कर सकते हैं। और दूसरे साथ साथ हमने उसमें संस्था को मैनेज करने के लिए, इतनी संस्थाएं हमारे समाज में बनी हुई हैं लेकिन वो अपने मेंबर्स को मैनेज नहीं कर पाती हैं क्योंकि वो सेल्फ सर्विस कर रही हैं। कोई अपना एक एक घंटा दे के समाज को चला रहा है, कोई नौकरी तो कर नहीं रहा जहाँ से उसको कोई वेतन मिल रहा है। तो हमने उनको एक सहायक के रूप में कि अब जितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं संस्था से, वो कैसे उन लोगों को मैनेज कर सकते हैं। उनके जन्मदिन है, सपोज उनका किसी का जन्मदिन है, आज मैं देख रहा हूँ लोग व्हाट्सएप पे होते हैं जी, एक ही बंदे को विश करने लग जाते हैं जी। एक फ़ोन करके किसी को विश करना और एक व्हाट्सएप पे विश करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं जी ये बर्फ़ी है जी, अब आपने बर्फ़ी दिखा के जैसे हम भगवान को करते हैं जी दर्ज, ऐसे बर्फ़ी खाना और दिखाने में, छूने में फ़र्क होता है। तो सेम वही यहाँ पे फ़र्क है कि अगर हम अपने समाज के व्यक्ति को, जब हमने एक संस्था बना रखी है, उसे 300 मेंबर जुड़े हुए हैं। 300 मेंबर का मतलब है हर रोज़ किसी न किसी एक का जन्मदिन आता है, किसी की शादी की सालगिरह होती है। आप हमारे माध्यम, ऐप के माध्यम से वहाँ पे जान जाएंगे कि स्पेशल डे के करके हमने उसमें नाम दे रखा है। जो आपके संस्था के लोग हैं उनके जो स्पेशल डे आपको दिख जाएंगे। आप सुबह उठिए, उस आदमी को फ़ोन कीजिए, उसको बहुत अच्छा लगेगा, उसको लगेगा कि मैं वैश्य समाज का पार्ट हूँ, मैं हिस्सा हूँ। उसे हमें रोज़ बताना पड़ेगा। एकता हमारे अंदर है लेकिन उसे हमें जताना पड़ेगा। सनातनी हम हैं लेकिन हमें भगवान की रोज़ पूजा करते हैं ना, क्यों दीपक जला रहे हैं? सनातन की बात चली है तो सनातन की आवाज़ तो हमारे अंदर सिर्फ 2014 में ही आई है। इससे पहले हम सनातनी कहने में अपने आप को संकोच करते थे, सनातनी कहने में डरते थे। अब हम शान से और सिर उठा करके कह सकते हैं कि मैं सनातनी हूँ। ये सिर्फ हमें 2014 के बाद जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के बने हैं उसके बाद हम कह सकते हैं हम सनातनी हैं। लेकिन हम सनातन की बात नहीं करेंगे, बात कर रहे हैं बैश्य समाज की। बैश्य समाज को कैसे एकजुट होना है, भाई साहब का एक ऐप है बैश्य एकता ऐप, आप उस पर जुड़िए और अपनी बात, अपनी निजता का अधिकार, आपकी आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 ये कहता है कि आप अपने मन की बात को रखिए समाज के सामने, देश के सामने। देश उसको कितना स्वीकारता है, ये आपकी बात में कितना दम है, ये फैसला जनता करेगी, आप नहीं। ये थे हमारे साथ नीरज गर्ग जी जो बैश्य एकता ग्रुप ऐप चला रहे हैं और काफ़ी दिन से समाज के लिए कार्यरत हैं और समाज के लिए बहुत कुछ समाज में दे रहे हैं। आप कुछ अंत में कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ अंत में ये कहना चाहूँगा कि हमें एक जागरूक होने की आवश्यकता है। सिर्फ देश के लिए, ये बात तो सिर्फ हमारे समाज तक की नहीं है, देश के लिए भी है। क्योंकि वैश्य समाज और सनातन और देश तीनों एक दूसरे से 100% कनेक्टेड है। अगर हमें सनातन बचाना है, देश बचाना है, तो वैश्य को संगठित होना पड़ेगा, अपने वैश्य समाज की आवाज़ उठानी पड़ेगी, राजनीतिक भागीदारी बढ़ानी पड़ेगी। इसके ये थे श्रीमान नीरज गर्ग जी जो आप अपनी बात रखी, बड़ी प्रमुखता से रखी और हम इसी तरह से आपके सामने इस देश के जो होनहार हैं, अपनी बात रखना जानते हैं, रखना चाहते हैं, उनको लेकर के आते रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार।